हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है सेल बायोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान का एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि हमने अपने प्रीवियस सेशंस में यानी कि 6 लेक्चर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी किसके रिगार्डिंग, सेल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। ये हमारा मेन टॉपिक है टीजीटी और पीजीटी का, जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज उसका प्रैक्टिस सेट देखते हैं, क्योंकि थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब एनालाइज करते हैं कि हमारे सेशन से कितने प्रैक्टिस सेट मतलब कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम अटेम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो आपको भी ये बताना है मुझे कि कितने सेशन मतलब कि सेशन देखने के बाद कितने क्वेश्चन आपके ठीक होते हैं। बात करते हैं उसके बारे में। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है कि हमने इन प्रीवियस मतलब कि प्रैक्टिस सेट में जितने भी इस सेशन से यानी कि जो ये सेल बायोलॉजी का कंसेप्ट है, इससे जितने PYQs हैं, इनके प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस हैं उनको भी इंक्लूड किया है। उसी के साथ साथ जिनके एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं उन पॉइंट्स को भी है, उन क्वेश्चंस को भी है इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल गौर करना है एक एक क्वेश्चन पर, एक एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन पर। देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ही हमसे पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज। क्लोरोप्लास्ट यानी कि जो हरित लवक है उसकी झिल्ली कैसी होती है, और ये क्वेश्चन टीजीटी 2013 और पीजीटी 2000 में भी ये पूछा गया है। ठीक है, बात करते हैं। सिंगल लेयर्ड होती है, डबल लेयर्ड होती है, मल्टीपल लेयर्ड या फिर कंपाउंड स्ट्रक्चर होता है। जितने भी डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन ऑर्गेनली हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो प्लास्टिड होते हैं। कौन कौन से है, तो प्लास्टिड है, याद रखना है, अभी नोट करते चलना। प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन है। और न्यूक्लियस, ठीक है, ये सभी कैसे होते हैं, ये सभी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली हैं। सिंगल लेयर्ड में आते हैं आपके, सिंगल लेयर्ड में क्या क्या आता है, सिंगल लेयर्ड में भी एक बार देख ले। सिंगल लेयर्ड में आता है एक तो ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, और आता है आपका गोल्जी बॉडी, ये भी सिंगल बाउंडेड है, और एक आता है लाइजोसोम। तो ये जो तीन ऑर्गन ये तो होती है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, और जो मैंने अभी बताई थी वो कैसी होती है, वो होती है डबल मेम्ब्रेन बाउंड, जो कि कौन कौन सी है, प्लास्टिड है, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी आते हैं, ल्यूकोप्लास्ट भी आते हैं, क्रोमोप्लास्ट भी आते हैं। ठीक है, तो हरित लवक किसके अंदर आता है, ये तो प्लास्टिड के अंदर आता है। प्लास्टिड कैसे होते हैं, प्लास्टिड होते हैं आपके डबल मेम्ब्रेन लेयर। ठीक है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज बी। ठीक है, कोई भी डाउट हो इस रिगार्डिंग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और ये भी बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक रहे। और आप यहाँ मेरे PDF को भी एनालाइज कर सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि मैंने जो सेशन पढ़ा है उसमें PYQs आते हैं या नहीं आते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें कि हमसे पूछा गया है विच इज मैक्सिमम इन अमाउंट फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट, यानी कि हरित लवक जो है इसमें, हरित लवक में किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं पायरुविक कार्बोक्सिलेज, हेक्सोकाइनेज, RUDP कार्बोक्सिलेज, या फिर नन ऑफ द अबव। रूबिस्को कहें या फिर इसको RUDP कहें, कार्बोक्सिलेज कहें, इसको एक और नाम होता है दैट इज रूबिस्को, RUBISCO। ठीक है, इसको रूबिस्को कहें या RUDP कार्बो, एक ही बात होती है। तो ये जो रूबिस्को होता है, ये जो एंजाइम है ये पूरी अर्थ पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एंजाइम या फिर प्रोटीन है, और ये पूरे ही हरित लवक का अप्रॉक्सीमेटली 60% कवर करता है। पूरे हरित लवक में कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 16% ये कवर करता है। रूबिस्को का जो मतलब कि इसका कहते हैं सहकारक आयन जो होता है, सहकारक एंजाइम ये पूछ जाता है, अब तो सहकारक जो आयन है इसका वो होता है मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है। तो हम एक एक पॉइंट यहाँ कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड, दैट इज RUDP कार्बोक्सिलेज। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, थर्ड क्वेश्चन है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के रिगार्डिंग। तो वो क्या है देखते हैं एक बार, दैट इज ए मेजर फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज इज। गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या होता है, देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। लाइट डिपेंडेंट फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लिंकेज ऑफ प्रोटीन्स विद शुगर, या फिर फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। देखो गोल्जी कॉय मैं आपको पढ़ाया था बहुत अच्छे से, उसके फंक्शंस भी अच्छे से बताए थे। आओ एक बार रिवाइज करते हैं फिर से। गोल्जी कॉय जो होता है कुछ को छोड़कर सभी मतलब कि सभी मोस्टली यूकेरियोट्स में पाए जाते हैं, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली है हमारे सेल का। इसके कई सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन, जैसे कि सेल के सिक्रेशन पार्टिसिपेट करता है, सेल के सिक्रेशन पार्टिसिपेट करता है, उसी के साथ साथ बायो मेम्ब्रेन जो होती है उनका फॉर्मेशन भी करता है। और क्या क्या करता है, एक्रोसोम का फॉर्मेशन करता है, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करता है। तो बहुत सारे फंक्शन जो कि मैंने आपको बताए हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका एक इंपॉर्टेंट काम और होता है लिंकेज ऑफ प्रोटीन विद शुगर, यानी कि लिंकेज करता है प्रोटीन और शर्करा को जोड़ता भी है। तो यहाँ पे इसका मेन काम ये भी हो जाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन है C। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम मूव करें, क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग आ चुके हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है द फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज, यानी कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहें, गोल्जी काय कहें, डिक्टियोसोम कहें, प्लांट्स में एक ही बात होती है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी फंक्शनल यूनिट क्या होती है। ऑप्शन दिए गए हैं क्रिस्टी,
थाइलेकोइड, सिस्टर्नी या फिर आर्कोप्लाज्म। ठीक है, एक बार देखते हैं। गोल्जी बॉडी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी उपकरण दोनों के ही नाम से जाना जाता है। इसकी खोज किसने की थी? बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो गोल्जी बॉडी है इसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट इसकी खोज किसने में की थी ये भी देख लेना। 1898 में इसको खोजा गया था। ठीक है, एक उल्लू के अंदर, मतलब खलिहान का जो उल्लू होता है, आउल, बेसिकली बान आउल के अंदर इसको डिस्कवर्ड किया गया था। एक बात और मैं आपको बता दूं, ये कैमिलो गोल्जी यानी कि गोल्जी को लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जानते हैं, ये भी हमें नोट करना है। लाइपोकॉन्ड्रिया, डिक्टोसोम आप जानते होंगे लेकिन इसमें शायद कंफ्यूजन हो, तो लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी गोल्जी को जाना जाता है। और ये यूकेरियोट्स में मिलता है, लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गेटोन में नहीं पाया जाता है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि इनमें जो है ना थोड़ी चपटी सी शेप की क्या पाई जाती हैं? चपटे से आकार की सिस्टर्नी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती? मतलब सिस्टर्नी पाई जाती, उनका एक ग्रुप होता है, और ये सिस्टर्नी गोल्जी कॉम्प्लेक्स की क्या होती है? फंक्शनल यूनिट होती हैं। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? दैट इज सी, यानी कि सिस्टर्नी। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी बहुत ज़्यादा। एक्सप्लेनेशन का मतलब ये होता है कि एक क्वेश्चन के साथ और भी कई सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते चले जाएं, और ये 110% दावा है कि जो मैं पीडीएफ आपको देती हूँ उनसे बाहर हमारे क्वेश्चन नहीं जाएंगे यदि आप कंसिस्टेंसी के साथ सेशन लेते हैं। ये आप खुद एग्जाम में जाने के बाद इस चीज़ को रियलाइज करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है पॉइंट आउट द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, यानी कि हमसे पूछा गया है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। मैंने हर एक ऑर्गेनेल का स्ट्रक्चर, फंक्शन, उसका रोल क्या होता है सेल में, वो बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराई है। यदि आपने अभी तक सेशन नहीं लिए हैं तो जरूर ले लेना, पूरी साइटोलॉजी की प्लेलिस्ट ही बना दी है मैंने, आसानी से वहाँ आपको सेशन मिल जाएंगे। 6 के 6 सेशन कंप्लीट कर लेना। अभी डिवीजन बाकी है लेकिन अभी स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। एंडोप्लाज्मिक के फंक्शन क्या क्या होते हैं एक बार देखते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट होता है, लाइपोप्रोटीन ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होता है, या फिर ट्रांसलोकेशन, या फिर ऑल दी अबव। एक बार देखते हैं। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसका जो डिस्कवर्ड किया था किसने किया था? पोर्टर ने किया था, PORTER। ठीक है, पोर्टर ने किया था, ये हमने देख लिया था, पढ़ लिया था मतलब। और दो तरह की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, एक तो होती है SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक पर राइबोसोम लगे रहते हैं और एक बिल्कुल प्लेन होती है। जानते ही हैं यहाँ पे बात तो सभी, ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या होता है? इनका मेन काम होता है जो कोलाइड मैट्रिक्स होता है सेल का, उसको मैकेनिकल सपोर्ट देना। मैकेनिकल सपोर्ट देना ये भी होता है, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन तो यही ठीक हो जाना है भाई, ऑल ऑफ दी अबव तो हो ही जाएगा, क्योंकि ये तो होता ही है। ट्रांसलोकेशन का काम भी करते हैं इनफैक्ट, और ये करते क्या है? अलग अलग पदार्थों का स्थानांतरण भी करते हैं, लाइपोप्रोटीन और ग्लाइकोजन का सिंथेसिस भी ये करते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव तो हो ही जाना है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के होते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, जिसमें कि हमसे पूछा गया है द राइबोसोम्स आर अटैच टू सरफेस ऑफ ER बाई। बट देखो मैंने अभी बताया था कि अगर ER में सतह पर राइबोसोम लगे होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? RER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाता है। उसी की वजह से खुदरा सा लगता है, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि भाई राइबोसोम जुड़ते तो हैं, वो चीज़ ठीक है, लेकिन किसकी वजह से जुड़ते हैं? राइबोफोरिन, rRNA, tRNA या फिर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। तो ये जो राइबोसोम होते हैं ये ER से जुड़ते हैं राइबोफोरिन की हेल्प से। ये मैंने आपको जब मैंने स्ट्रक्चर समझाया था वहाँ भी आपको अच्छे से क्लियर किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग आ चुके हैं, जिसमें कि हमसे कहा गया है जेनेटिक मटेरियल इज मोस्टली फाउंड इन, यानी कि सेल के कौन से भाग में ये जो आनुवंशिक पदार्थ है वो पाया जाता है, यानी कि जिसकी वजह से जो पेरेंटल कैरेक्टर होते हैं ये उनके बच्चों में पहुंचते हैं। ये कौन सी ऑर्गेनेल है? न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स है, या फिर लाइसोसोम है। सभी जानते होंगे इस बात को कि ये न्यूक्लियस ही होता है जिसके अंदर मतलब कि जेनेटिक गुण होते हैं, जिसके अंदर वो चीज़ें होती हैं जो ट्रांसफर हो सकती हैं आगे ऑफस्प्रिंग में। तो न्यूक्लियस जिसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। कितने में की थी? 1831 में खोजा था रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को। और न्यूक्लियस जो है हर एक सेल में मोस्टली देखा जाए तो सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस ही प्रेजेंट होता है, लेकिन जो प्लांट सेल होती हैं इनके कुछ प्लांट सेल में जैसे कि वोचेरिया है और एक होता है आपका क्लेडोफोरा, इनमें एक ज़्यादा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये भी हमने याद रखना है। और इसमें होता क्या है बेसिकली, इसका हम एक बार कंपोजिशन देख लेते हैं कि न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ें होती है। तो न्यूक्लियस में एक तो होता है प्रोटीन। प्रोटीन होता है आपका 70%, सबसे ज़्यादा मात्रा प्रोटीन की होती है, कितना? 70%। सेकेंड चीज़ होती है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड कितना होता है? 3 से 5% तो होता है फॉस्फोलिपिड, ठीक है। देन होता है डीएनए। डीएनए कितना होता है? डीएनए होता है आपका 10%, ठीक है। डीएनए कितना है? 10%। और अगर आरएनए की हम लोग बात करें तो आरएनए कितना होता है? आरएनए होता है आपका 2 से 3%। याद रखना है 2 से 3% होता है आरएनए। एक एक चीज़ को नोट करते चलना, इनफैक्ट लिख लेना, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज 1, यानी कि न्यूक्लियस।
नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम लोग मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमसे पूछा गया है एक्रोसोम इज मेड अप ऑफ, यानी कि जो एक्रोसोम होते हैं ये किस चीज़ के बने होते हैं? गोल्जी बॉडीज के, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स या फिर सेंट्रियोल्स? गोल्जी का है, इसी से मिलकर मतलब गोल्जी के किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं? एक्रोसोम का। एक्रोसोम बेसिकली होता क्या है? एक्रोसोम एनिमल्स के स्पर्म का जो आगे वाला भाग होता है जिसकी कैप लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, इसी को एक्रोसोम कहते हैं। और ये एक्रोसोम का फंक्शन क्या होता है? जो ओवम होता है ना, ओवम की मेम्ब्रेन को भेदने से रिलेटेड इसमें एंजाइम्स होते हैं जो कि एक्रोसोम के अंदर पाए जाते हैं। तो इसका फॉर्मेशन कौन करता है? गोल्जी बॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देखते हैं, दैट इज पूछा क्या गया है, द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ, यानी कि जो राइबोसोम होते हैं इनकी संरचना कैसी होती है? एक बार देखते हैं राइबोसोम की संरचना कैसी होती है, किस किस से मिलकर राइबोसोम बने होते हैं। ऑप्शन गिवन है डीएनए एंड प्रोटीन्स, आरएनए एंड प्रोटीन्स, आरएनए एंड अमाइनो एसिड, फिर आरएनए एंड डीएनए। तो होता क्या है कि जो राइबोसोम है ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, यानी कि हमारा बी ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा। राइबोसोम, इन्हीं के अंदर बने राइबोसोम सबसे छोटे सेल ऑर्गेनेली होते हैं, इनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। राइबोसोम जो होते हैं सभी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में ही पाए जाते हैं, लेकिन जो आरबीसीज होती हैं उनमें ये नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, न्यूक्लियोलस यानी कि हिंदी में कहते हैं केंद्रिका, इज रिलेटेड टू सिंथेसिस ऑफ, केंद्रिका का संबंध किसके संश्लेषण से है? यानी कि न्यूक्लियोलस किसका सिंथेसिस करते हैं? ऑप्शन गिवन है आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए या फिर डीएनए। देखते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या होता है। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक होते हैं, कितने आप अटेम्प्ट कर पाए हो सेशन देखने के बाद, क्योंकि सेशन से बाहर मैंने कुछ भी नहीं पूछा और जो पीवाइज क्यूज हैं वो भी हमारे सेशन से बाहर नहीं पूछे गए, इसलिए मैंने उनको इंक्लूड किया था, ठीक है। न्यूक्लियोलस रिलेटेड है आरआरएनए, यानी कि न्यूक्लियोलस जो केंद्रिका जो संबंध क्या करता है, ये आरआरएनए का सिंथेसिस करता है बेसिकली। और आरएनए जो होता है टोटल आरएनए का कितना होता है? 80% होता है, ठीक है। ये भी कंपोजिशन भी एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा गया लाइसोसोम हैव हाई कंटेंट ऑफ, और मैंने यहाँ ना थोड़े बेसिक क्वेश्चन इंक्लूड नहीं, लाइसोसोम किसमें पाए? सलाइवा में, ये तो आप सभी जानते ही हैं कि लाइसोसोम किसमें पाए जाते किसमें नहीं, लेकिन इतना पूछना है कि लाइसोसोम में हाई कंटेंट किस चीज़ का होता है। लाइसोसोम में सबसे ज़्यादा मात्रा किस चीज़ की होती है? पॉलीराइबोसोम्स की, डीएनए लाइगेजेस की, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की, फिर लिपिड और प्रोटीन्स की। लाइसोसोम जो होते हैं अलग अलग मतलब प्रकृति के लगभग 30 से 35% जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इन्हीं पाए जाते हैं। लाइसोसोम में पाए जाने वाले सभी एंजाइम्स की ज़्यादातर क्रियाशीलता कैसी होती है? उनके मतलब पीएच पर डिपेंड करती है। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इन्हीं पर मतलब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं किसमें? लाइसोम्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर हम लोग आ चुके हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है द कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज नोन एज, यानी कि जो वैक्यूल होते हैं उनको ढकने वाली लेयर कौन सी होती है? सिंगल लेयर होती है वैसे तो, लेकिन कौन सी लेयर जिनको ढकती है? दैट इज टोनोप्लास्ट। ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है कि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, टोनोप्लास्ट को कवर करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर हम लोग आ चुके हैं, जिसमें कि हमसे पूछा गया है द फाउंडर ऑफ सेल थ्योरी वाज, यानी कि जो कोशिका का सिद्धांत है ये किसने दिया था? वोल्फ ने, रुडोल्फ विर्चो ने, मायन वॉन मॉल रस्पेल ने, या फिर शिल्डन एंड स्वान ने? सभी जानते हैं बेसिक सा क्वेश्चन है। कोशिका सिद्धांत जो है स्लाइडेन और स्वान ने दिया था, यानी कि डी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। रुडेल्फ, बेसिकली रुडेल्फ ने तो ये कहा था कि जो पहली कोशिकाएं मतलब जो ओमनी सेल सेल, ये तो बोला था कि जो भाई एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उन्हीं से डिवीजन होकर सेल्स बनती रहती है, नहीं। लेकिन ये सिद्धांत जो दिया था, बेसिक सिद्धांत सबसे ज़्यादा जो माना गया था, वो किसने दिया था? शिल्डन एंड स्वान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 पर हम लोग आ चुके हैं, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, इनमें से कौन सा लक्षण प्रोकैरियोटिक का नहीं है? नहीं को नोट कर लिया करो। एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, ठीक है, एब्सेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज, एब्सेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, फिर एब्सेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन द क्रोमोसोम। हाँ, ये बात ठीक है कि देखो होता क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सभी जानते हैं बहुत मतलब ओल्ड टाइम से ही हैं, क्योंकि हर तरह जो एनिमल है यूकैरियोट तो वो भी होंगे, प्रोकैरियोटिक भी, ठीक है। इनमें जो है न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनमें ना तो न्यूक्लियस होता है, ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और ना ही न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। इनमें कई सारे जो ये मतलब ऑर्गेनेली हैं वो एब्सेंट रहते हैं। इनमें डीएनए पाया जाता है, लेकिन उसके साथ होता क्या है कि उससे हिस्टोन प्रोटीन नहीं जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो इसमें राइबोसोम कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, तो एब्सेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, राइबोसोम्स आर साइट 4। राइबोसोम किस चीज़ की साइट्स होते हैं? राइबोसोम किस चीज़ का केंद्र है? बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस का, फोटोसिंथेसिस का, फैट सिंथेसिस या फिर रेस्पायरेशन। राइबोसोम एक ऐसी ऑर्गेनेली हैं जिनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये सभी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं, और इनको
प्रोटीन फैक्ट्री या फिर प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री या फिर केंद्र कहा जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है इनका, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। एक हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया है हमसे, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वो कैसा होता है, सिंगल सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, विदाउट हिस्टोन, फिट ऑल ऑफ दीज। मानव कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में सभी लोग जानते हैं डीएनए, और मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है मेटल ओरिजिन का होता है। ये कैसा होता है बेसिकली, ये सर्कुलर भी होता है और डबल स्ट्रैंडेड भी होता है और विदाउट हिस्टोन भी होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि सभी होते हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 एंड लास्ट पर हम लोग आ चुके हैं, जिसमें कि हमसे पूछा गया है ए सेल विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में मतलब कि जो ऐसी कौन सी सेल है जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, कोइनोसाइट, स्पर्म, एग या फिर हेपेटिक सेल। राइट ऑप्शन हो जाएगा एग में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, क्योंकि देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया लेकिन एग में क्यों नहीं, तो याद रखना है कि एग में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये भी देखते हैं। एग माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते क्योंकि उसमें एनर्जी पावर हाउस होता है ना बेसिकली, तो उसमें एग में क्या होता है, पावर देने के लिए योक के रूप में एनर्जी कंज्यूम रहती है, तो योक होता है उस माइटोकॉन्ड्रिया की जगह, उसी के रूप में एनर्जी स्टोर होती है। तो जो दिए हुए विकल्प हैं मतलब ऑप्शंस हैं उनमें एग हमारा राइट ऑप्शन है, दैट इज इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। तो इसी के साथ हमारे टॉप 17 क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कितने क्वेश्चंस ठीक रहे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत किया करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।